तो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटन से हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का इस आईपीएल का जो सफर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर आप सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डालोगे तो इस वक्त सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो 9th पोजीशन पे है, जस्ट अबव द चेन्नई सुपर किंग्स। नेट रन रेट के उनके पूरे तरीके से वांदे लग गए हैं और उसके बाद सिर्फ वो 3 मैचेस जीतने में कामयाब रहे हैं। 7 मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 6 पॉइंट सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं। एंड नाउ दैट वी आर इन द बिजनेस एंड ऑफ द आईपीएल 2025, इस बारे में कोई शक नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है कि इस साल सनराइजर्स हैदराबाद का क्वालिफिकेशन करना अब नामुमकिन है। हाँ, मैथमेटिकली आप अभी भी आउटसाइड चांस बता सकते हो क्योंकि जब 10 मैचेस हुए हैं तब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, बट आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि इस साल एसआरएच की कहानी खत्म हो चुकी है और एसआरएच भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ ब्रिलियंस जरूर दिखे, सबको लग रहा था कि ये वो टीम होगी जो कि 300 रन बनाने वाली पहली टीम बनेगी इन आईपीएल, लेकिन और उसके करीब हम काफी ज्यादा आ भी गए थे। जो पहला मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद का, उसमें ऐसी ही दमदार शुरुआत एसआरएच ने की थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मल्टीपल रीजंस रहे जिसकी वजह से पिछले साल के रनर अप्स इस साल पॉइंट टेबल में आर लैंग्विशिंग एट द बॉटम। और काफी सारी लेजी एनालिसिस भी इसके ऊपर हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा छक्के मारने की कोशिश करते हो इसलिए आउट हो जाते हो, कुछ बोल रहे हैं कि आप पिछले साल के मुकाबले कोशिश ही नहीं कर रहे हो इसलिए आप हार रहे हो। दैट इज जस्ट लेजी एनालिसिस कि जिस दिन वो 250 280 बनाते हैं आप उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हो कि भाई इस तरीके से टी20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, इस तरीके से बैटिंग करनी चाहिए, एंड द डे दे फ्लॉप आप उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हो। यहां पर हम ये नहीं करने वाले हैं। 5 ऐसे रीजंस में सिंपली आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एसआरएच आईपीएल 2025 में 2024 की परफॉर्मेंस को क्यों नहीं दोहरा पाई, और उसके बाद एंड में थोड़ी सी बात करेंगे कि 2026 में जाते हुए आखिर उनका प्लान क्या हो सकता है, क्योंकि अब अगले सीजन की तैयारी जो टीम्स बाहर हो जाती हैं और उनके अक्ल होती है वो इसी साल से शुरू कर देती हैं। देखो, सबसे पहला रीजन जिस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद 2025 में उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जो 2024 में उन्होंने किया था, दैट इज द इनकंसिस्टेंट ओपनिंग पार्टनरशिप। पिछले साल और इस साल में फर्क क्या है कि पिछले साल कंसिस्टेंटली अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जो जोड़ी थी वो सामने वाली बॉलिंग टीम का बैंड बजाती थी। आई मीन ऐसे मैचेस हमने देखे हैं जिसमें 6 ओवर में 100 रन, 125 रन आराम से बन रहे थे। मल्टीपल टाइम्स दे क्रॉस 200, मल्टीपल टाइम्स दे क्रॉस 250 बैरियर, एक समय पर 300 के बहुत नजदीक आ गए थे पिछले साल और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने ये किया था। इट वाजंट जस्ट अ वन ऑफ मैच। अभिषेक शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी मैचेस में की, उसके बाद वो इंडियन टीम में आ गए, बहुत ज्यादा परमानेंटली क्रिकेट खेलने लगे। सेम इज द केस विद ट्रेविस हेड, उन्होंने भी बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी पिछले साल, लेकिन इस साल हॉट एंड कोल्ड रहा दोनों का सीजन। अगर आप देखो तो ट्रेविस हेड ने इस साल 10 मैचेस खेले हैं, 281 रन बनाए हैं, 156 का स्ट्राइक रेट है, 26 का एवरेज है, 67 उनका बेस्ट स्कोर है। बट ये जो 280 रन है ना, ये उस ऑरे के साथ और उस कंसिस्टेंसी के साथ नहीं आए हैं। अगर हर मैचेस में वो 30-35 रन की पारी खेल रहे होते, दैट वुड हैव बीन बेटर, लेकिन बीच में उनका सीजन एकदम खराब हो गया। जब अच्छा करते हैं तो 60-70 रन की अच्छी पारी खेल देते हैं, 50-60 रन की, और वो एक जो ऑरा था लास्ट ईयर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर के, वो बहुत ज्यादा मिसिंग इस साल दिखाई दिया। शुरुआत में अभिषेक शर्मा साहब के बिल्कुल भी रन्स नहीं आ रहे थे, बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल कर रहे थे, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, एक जो शतक उन्होंने मारा था उसके बाद वो उन्होंने जो एक नोट दिखाया था उससे ये लगा कि भाई ठीक है अब अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। कमाल की सेंचुरी उन्होंने मारी है, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है। नाउ थिंग्स विल टर्न। जिस तरीके से पंजाब किंग्स के सामने चेस किया था सनराइजर्स हैदराबाद ने, बट उसके बाद उनका भी उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आया। हालांकि उन्होंने मेजॉरिटी में अच्छी बल्लेबाजी की है, बट इनकंसिस्टेंसी है, उस लेवल का आपको खौफ नहीं दिखा गेंदबाजों में, थोड़ा सा सेल्फ बिलीव बढ़ गया कि इस साल इनको आउट कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह रही सनराइजर्स हैदराबाद की जो इस साल वो उस लेवल के परफॉर्मेंस को नहीं दोहरा पाए। और उसके बाद बैटिंग से ही जुड़ी हुई इनकंसिस्टेंट फेल्ड मिडिल ऑर्डर जो रहा सनराइजर्स हैदराबाद का, उसने बहुत ज्यादा परेशान किया सनराइजर्स हैदराबाद को। देखो, एक तो ईशान किशन को नंबर 3 पर लेकर के आए। पहले आपके पास ऑप्शन एडन मार्करम का हुआ करता था, राहुल त्रिपाठी का हुआ करता था, इवन मयंक अग्रवाल का हुआ
करता था। इवन आप ग्लेन फिलिप्स का मिडिल ऑर्डर में एक ऑप्शन लेकर के चलते थे। उसके साथ साथ आप नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बल्लेबाजों ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले साल, बट इस साल वो चीज़ मिसिंग दिखाई दी। एक तो ईशान किशन ने पहले मैच में जो सेंचुरी मारी, अगर आप उनकी बैटिंग देखो तो 10 मैचों में 196 रन है, सिर्फ 24 का एवरेज है, 144 का अच्छा स्ट्राइक रेट जरूर है, बट ये जो 196 रन हैं इसमें से 106 रन तो टूर्नामेंट के पहले ही मैच में आ गए थे और उसके बाद सिर्फ 90 रन बनाए हैं उन्होंने 9 मैचों में। सो यू कैन इमेजिन कि नंबर 3 पर आपका जो बल्लेबाज है जिसको आपने 11-12 करोड़ रुपए में खरीदा है, वो अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस करेगा तो टीम कहीं आगे नहीं जाने वाली है। हेनरिक क्लासन का परफॉर्मेंस जरूर बहुत अच्छा रहा, उन्होंने 10 मैचों में 311 रन बनाए हैं, 153 का स्ट्राइक रेट है, 34 का एवरेज है, 71 उनका बेस्ट है। बट अभी मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ हेनरिक क्लासन को, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं तो आपने परफॉर्मेंस करके रखी हुई है टीम के लिए और आप नंबर 5 नंबर 6 पर अक्सर बल्लेबाजी करते हो, नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 ये आपका नंबर है। सो आई थिंक ही हैज़ डन वेल, बट उनका भी वो ऑरा नहीं दिखाई दिया जो स्पिनर्स के खिलाफ हम देखते थे, वो पावर हिटिंग, वो स्पिन बैशिंग, उस तरीके से मैचेस वो जितवा नहीं पाए। हालांकि उन्होंने जो है आपको सपोर्ट ज़रूर किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी बैटिंग से टीम को स्टेबिलिटी ज़रूर देने की कोशिश की है मिडिल ऑर्डर में, कॉम्प्लीमेंट भी किया है बल्लेबाजों को, बट उस तरीके से ईशान किशन हो गए या बाकी के बल्लेबाज हो गए, अभिनव मनोहर पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, नीतीश रेड्डी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, वो उस तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, उस तरीके से क्या किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए बारिंग 1-2 मैच। सो वो बहुत बड़ी परेशानी रही है एसआरएच के लिए। और जिस तरीके से आपने 2 लेफ्ट हैंडर्स वर द टॉप ऑफ द ऑर्डर फॉर यू, आप नंबर 3 पर क्यों गए ईशान किशन के साथ, दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि आप टॉप 3 पे लेफ्ट हैंडर लेकर के आए हो, ईशान किशन को आप नंबर 3 पर खिला रहे हो जो कि मेजोरिटी ऑफ द करियर अपना ओपन करते आए हैं। क्या वहाँ पर सोच थी एसआरएच की मैनेजमेंट की, काव्या मरन की, आपके हेड कोचेस की, उसके बारे में तो उनसे अलग से सवाल करना चाहिए, बट स्टिल आप बेटर एक्सपेक्ट करते हो अपने इन 22 से, और इसीलिए एसआरएच की ये हाल हुई है इस साल आईपीएल में। और उसके बाद बॉलिंग का भी परफॉर्मेंस मुझे कुछ खास लगा नहीं। अगर आप पैट कमिंस को देखोगे, कप्तान साहब को, उनका इकोनॉमी जो है वो भी 10 के आसपास का मुझे दिखाई दे रहा है। मोहम्मद शामी पर आपने बैंक किया था, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन जो कि सालों से आपकी बहुत पावरफुल जोड़ी थी बॉलिंग की, आपकी जो जान थी टीम पर एक टाइम की, वो आपकी बैटिंग नहीं थी, वो तो लास्ट ईयर हुआ है। बिफोर दैट इट वाज भुवनेश्वर कुमार एंड टी नटराजन, इसीलिए आपने उनको 2022 के मेगा ऑक्शन में दोबारा जाकर के खरीदा था, फिर उनको और 3 साल खिलाया, बट थिंग्स डिडंट रियली टर्न आउट टू बी दैट वेल इन दिस सीजन। जो आप नई बॉलिंग की तरफ चले गए, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, इवन कैप्टन पैट कमिंस, उसके साथ आप जयदेव उनादकट, दिस टाइप ऑफ बॉलर्स माइट विन यू ओकेजनली, बट मोहम्मद शामी इंजरी के बाद देखो सीधे चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे, सो टीम्स वर रिलेक्टेंट टू गो आफ्टर हिम। मुझे ऐसा लगता था कि आप मोहम्मद सिराज से थोड़ा और अपग्रेड करने को देख सकते थे, या फिर आप और दूसरे बॉलर्स की तरफ भी जा सकते थे, बट आपने शामी को पिक किया। सो वो भुवी नटराजन, अगर आपको एज फैक्टर था तो फिर शामी के साथ आपने बहुत ज़्यादा तरक्की वहाँ पर की नहीं कि हम थोड़ा सा यंग ब्लड चाहते हैं। सिराज हो गए या बाकी उस तरीके का कोई गेंदबाज हो जाता, सो फिर भी आपको समझ में आता। वैभव अरोड़ा जैसे यंगस्टर की तरफ भी आप जा सकते थे, खलील का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास था जो आपकी टीम से पहले खेल चुके हैं, बट वहां पर आपने पैसा नहीं दागा, आपने पैसा दागा मोहम्मद शामी की तरफ, और फिर वहां से चीजें ठीक रही नहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ना शामी के उस वो लय दिखी, ना शामी की वो थ्रेटनिंग सीम दिखी जो हमें नए बॉल से दिखती है अंडर लाइट, जो जीटी में दिखा करती थी। सो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं निकल करके आई। हर्षल पटेल वॉज नॉट एन अपग्रेड ओवर भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन, इट वॉज अ डाउनग्रेड। और ये हमने ऑप्शन स्ट्रेटजी में भी बात की थी कि बॉलिंग उतनी दांत वाली लग नहीं रही है जितनी पिछले साल लग रही थी। एंड और अब जब इतने ज़्यादा रन्स बनने लग रहे हैं, सामने वाली टीम भी आपको टक्कर दे रही है तेज रन बनाने में, ऐसा नहीं है कि आप ही सिर्फ छक्का मार सकते हो, तो आपको वहां पर भी अच्छी बॉलिंग की जरूरत थी, वो भी नहीं हुआ सनराइजर्स हैदराबाद से, और ये उनकी हार का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी नींव बताएं कब डल गई थी? नींव इसकी डल गई थी आपकी ऑक्शन स्ट्रेटजी में। ऑक्शन स्ट्रेटजी जो थी सनराइजर्स हैदराबाद की, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि मुझे ठीक से समझ में नहीं आई कि आप किस तरीके से, मतलब ईशान किशन को लेकर के आप क्या अचीव करना चाह रहे थे नंबर 3 पे। हाँ, आप एक बैकअप इंडियन कीपर चाह रहे थे, विच वॉज अ गुड स्ट्रेटजी कि भाई आप अगर हेनरिक क्लासन को कुछ हो जाता है या कहीं हमें बैलेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है तो हम एक बैकअप इंडियन कीपर ले लेते हैं।
लेकिन आपके उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसको, क्योंकि आप बैकअप चाह रहे थे। आपने ईशान किशन को एज अ प्राइम बैट्समैन लिया नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाने के लिए, दैट टू व्हेन यू हैड 2 लेफ्ट हैंडर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग द बैटिंग फॉर यू। मेरी समझ में उस वक्त भी नहीं आया था, मेरी समझ में इस वक्त भी नहीं आया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से खराब परफॉर्मेंस खेल रहे हो, हालांकि उनके रन्स नहीं है, बट स्टिल मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हमने बात की है इस वीडियो में। नीतीश कुमार रेड्डी को आपने रिटेन किया था, उनकी बल्ले से रन नहीं आए हैं। आप अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड की इनकंसिस्टेंसी है, जो बॉलर्स पे आपने भरोसा जताया उन्होंने भी अच्छा नहीं किया। बट ये सब पैकेज कहां पर होता है? जैसे हमने बॉलिंग की बात की, भुवी हो गए, नट्टू हो गए, नट्टू 10-10 करोड़ के बिक गए। भुवनेश्वर कुमार गॉट अ लॉट ऑफ मनी, गॉट सोल्ड टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उसके अलावा और भी बहुत सारे ओवरसीज ऑप्शंस भी थे आपके पास, यंगस्टर्स के भी ऑप्शन थे, आपके पास खलील का ऑप्शन था, आपके पास वैभव अरोड़ा का ऑप्शन था, आपके पास पंजाब किंग्स में इतने सारे बॉलर्स हैं, उसमें से आप यंगस्टर्स को उठा कर डाल सकते, मतलब काफी ऑप्शंस थे आपके पास, बट आप उस तरफ गए नहीं। आप मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल, सो एज, मतलब एज फैक्टर मुझे फिर समझ में नहीं आया कि आपने भुवी और नटराजन को क्यों जाने दिया। अगर आपने उनको डाउनग्रेड ही करना था शामी और खास करके हर्षल पटेल के साथ, जयदेव उनाडकर के साथ, अगर हाँ आप सिराज वगैरह को अपनी टीम में ले लेते तो मैं सोचता कि भाई यंग ब्लड आपने लिया, बट आपने वो भी नहीं किया। सो ऑक्शन स्ट्रेटजी मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। टीम का बैलेंस पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ही कम था और यही 5वां और आखिरी रीजन है मेरे हिसाब से जिस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की इस साल ये परफॉर्मेंस रही है। देखो, जब टीमें फटाफट चेंजेस करने लग जा रहे हैं ना, तब आप समझ जाओ कि टीम की जो है हालत खराब चल रही है। काम इंदु मेंडिस, आपके ब्राइडन कार्स, मतलब क्या ही आपने ऑक्शन में इन प्लेयर्स को लिया था वो भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। और उसके बाद जिस तरीके से आपने इनको रोटेट किया है, कभी आप जीशान अंसारी की तरफ चले जाते हो, कभी आप जयदेव उनादकर की तरफ चले जाते हो, एंड दे हैव कम गुड, बट यू गेट माय पॉइंट कि आप इतना ज़्यादा रोटेशन करने लग रहे अपनी टीम के अंदर कि समझ में नहीं आया कि आप एक्चुअली में अचीव क्या करना चाह रहे हो। कभी ईशान मलिंगा को आप खिला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। सो मुझे जो आपका बैलेंस है वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब आपकी टीम में बैलेंस नहीं होता है तो टीम की वाइब खराब हो जाती है, जब टीम की वाइब खराब हो जाती है तो टीम का ऑरा गड़बड़ा जाता है, और फिर वो जो एक फील आता है ना जब आप मैदान पे उतरते हो, वो आपकी टीम से खत्म हो गया था। सो सनराइजर्स हैदराबाद के ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं इस साल। अब मेन चीज ये है कि अगले साल के लिए वो क्या तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम किस प्लेयर को यकीनन रिटेन करने वाले हैं। उन प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए, और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि किन प्लेयर से अब हमें आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि मिनी ऑक्शन होगा। बहुत ही ध्यान से अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजी इस साल बनानी होगी, बिकॉज दे डिड नॉट डू वेल इन द मेगा ऑक्शन। सो वहां से वापसी का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, बट दे हैव डन इट बिफोर, दे कैन डू इट अगेन। उसके बारे में अलग से एक डिटेल वीडियो आपके लिए इस आईपीएल के बाद आएगी ऑक्शन स्ट्रेटजी की, जब पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।